जय हिंद प्यारे साथियों, स्टडी ट्रायंगल में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आपके एसएससी जीडी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और मैंने इससे पहले मौलिक अधिकार की एक वीडियो बनाई थी जिसमें हमने आधे ही मौलिक अधिकार पढ़े थे। लेकिन आपका जो 4 फरवरी को एसएससी जीडी का एग्ज़ाम हुआ है, उसमें मौलिक अधिकारों से संबंधित बार बार प्रश्नों को पूछा गया है। तो दोस्तों, आने वाली अगर शिफ्टों में आपके भी एग्ज़ाम हैं तो आप इन दोनों वीडियो को ज़रूर देखें, जो मैंने इससे पहले मौलिक अधिकार से संबंधित वीडियो बनाई है। और ये वीडियो, इन दोनों को आप देख लोगे तो आपका मौलिक अधिकार से संबंधित कोई भी प्रश्न होगा वो नहीं छूट सकता है। तो यहाँ पर हम पीडीएफ के द्वारा पढ़ते हैं, आप देख सकते हैं। पीडीएफ के द्वारा हम मौलिक अधिकारों को यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर हमने अनुच्छेद 17 और 18 तक पढ़ लिया था। लेकिन जो हमारा दूसरा मौलिक अधिकार था, स्वतंत्रता का अधिकार, हमने 14 से लेकर 18 तक पढ़ा था, समानता के अधिकार को। लेकिन आज हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पर स्वतंत्रता के अधिकार से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, स्वतंत्रता के अधिकार की हम बात कर रहे हैं। तो ये भारत के संविधान में अनुच्छेद 19 से लेकर 22 तक स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में बताया गया है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर अनुच्छेद 19 का सब क्लोज फर्स्ट का यहाँ पर ए दे रखा आप लोगों को। इसमें लिखा हुआ है कि भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार यहाँ पर आप लोगों को दिया गया है। दूसरा यहाँ पर है 19 फर्स्ट का बी, यहाँ पर है शांतिपूर्ण एवं हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार। इसी प्रकार से आप लोगों के जो है अनुच्छेद पूछे जाएंगे। इसी प्रकार से आपके ऑप्शन में भी आ सकता है या फिर डायरेक्ट भी आ सकता है कि 19 का ए या 19 का बी, आप लोग उसी हिसाब से देख सकते हैं। 19 के सी में संघ संगम एवं सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। और सहकारी समितियों से संबंधित जो अनुच्छेद जोड़ा गया था वो 97वें संविधान संशोधन जो कि 2011 में हुआ, इसके द्वारा इसको जोड़ा गया था। आगे यहाँ पर है 19 का डी, भारत के राज्य क्षेत्र में घूमने का जो अधिकार है वह अनुच्छेद के यहाँ पर 19 के जो सब क्लोज डी है उसमें दिया गया है। 19 का सब क्लोज ई में भारत के राज्य क्षेत्र में बसने का अधिकार है। और यहाँ पर 19 का एफ जो था वो संपत्ति के अधिकार से संबंधित था, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। ये मैंने आप लोगों को कल भी समझाया था। और यहाँ पर 19 का जो जी है, इसमें कोई भी व्यवसाय, वृत्ति या आजीविका चलाने का जो अधिकार है उसकी पूरी स्वतंत्रता हमें मिलेगी। तो ये अधिकार जो है हमारे अनुच्छेद 19 के अंतर्गत लिखे गए हैं। आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे यहाँ पर हम देख सकते हैं अनुच्छेद 20 आप लोगों के सामने है। अनुच्छेद 20 की बात करते हैं तो अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। जो हम अपराध करते हैं, अपराधों के संबंध में, जो अपराधों के लिए दोष को सिद्ध करने का जो अधिकार होता है उसके संबंध में संरक्षण हमें देंगे। जब तक हमारा कोई भी किसी ने अपराध किया है, जब तक उसके दोष सिद्ध नहीं हो सकता, अपराध जो है वो सिद्ध नहीं हो सकता, उसको उसका पूरा संरक्षण दिया जाएगा। और यहाँ पर अनुच्छेद 21 की हम बात करते हैं तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब हमें अपने प्राणों का अधिकार, प्राणों की हमारी स्वतंत्रता है, मतलब किसी हमारे प्राण किसी के अधिकार में नहीं है, ये हम बिल्कुल स्वतंत्र है। और यहाँ पर अनुच्छेद 21 का सब क्लोज एक जो सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, आप लोगों को इसको ध्यान रख लेना है और आपके पेपर में ये पूरा आने की संभावना है। 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो प्राथमिक निःशुल्क शिक्षा है उससे संबंधित है। अनुच्छेद 21 का सब क्लोज ए आ सकता है, या फिर आपको हिंदी में अगर दिया तो यहाँ पर सब क्लोज कै या ख इस तरह से आप लोगों को दे देता है। अनुच्छेद 22 की बात करते हैं तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। कुछ दशाएं होती हैं जिसमें क्या होता है, गिरफ्तारी और निरोध जो होता है उसमें संरक्षण दिया जाता है। यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को याद रख लेनी है, जो अनुच्छेद 20 और 21 है ये किसी भी दशा में निलंबित नहीं हो सकते। मतलब कोई भी स्थिति आ जाए यह निलंबित नहीं हो सकते। निलंबित का मतलब यह है जैसे हमारा राष्ट्रीय आपातकाल या इमरजेंसी कोई भी लगती है तो अनुच्छेद 20 और 21 जो होते हैं वह कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। ये जो दिया गया है ये 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसको जोड़ा गया था। ये बात आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे हम बात करते हैं, आगे यहाँ पर है तीसरा जो आप लोगों का संविधान, तीसरा जो आपका मौलिक अधिकार है, तीसरे मौलिक अधिकार की हम बात करें तो यहाँ पर आपके सामने है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार की बात करते हैं तो अनुच्छेद 23 और 24 में दिए गए हैं। अनुच्छेद 23 में बात करते हैं, क्या लिखा हुआ है, मानव का दुर्व्यापार, बेगार एवं बलात् श्रम का प्रतिषेध। मतलब मानव के व्यापार नहीं कर सकते हम, मानव का जैसे मान लो बहुत से क्या करते हैं, वहाँ पर उनके साथ काम कराते हैं लोगों को पकड़ करके,
उनके साथ दुर्व्यापार और बेगार प्रथा या फिर बलात्श्रम ज़्यादा बल के द्वारा उनसे काम कराते हैं और उसको उनका पैसा नहीं दिया जाता है, तो उस सब के लिए प्रतिबंध जो दिया गया है वो अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया गया है। अनुच्छेद 24 की बात करते हैं, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध। जो कारखाने वगैरह होते हैं उसमें जो बच्चे काम के लिए जाते हैं उसके उसको लगा काम लगाने के लिए उसको भी आप लोगों का प्रतिषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि में बच्चों का यहाँ पर प्रतिषेध होगा। यहाँ पर अगर चौथे हम मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो चौथा आप लोगों का यहाँ पर आ जाएगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक दिया गया है। यहाँ पर धर्म की स्वतंत्रता के बारे में बताया गया है। अगर हम अनुच्छेद 25 के बारे में पढ़ें तो यहाँ पर अंतःकरण की स्वतंत्रता या फिर किसी भी धर्म को मानने या फिर ना मानने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म हो उसको मानने की या ना मानने की स्वतंत्रता हर किसी व्यक्ति के पास है। वह किसी भी धर्म को मान सकता है या फिर किसी भी धर्म को नहीं मान सकता। आचरण करने की स्वतंत्रता, प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता, मतलब जिस धर्म को वो मानता है उसका वह प्रचार प्रसार कर सकता है, उस सब की स्वतंत्रता हमारे भारत के संविधान के अनुच्छेद 25 में दी गई है। अनुच्छेद 26 की बात करते हैं, धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 जो है, जितने भी हमारे धार्मिक कार्य होते हैं, कोई सा भी धर्म हो, उसका जो भी प्रबंधन होगा उस प्रबंधन को करने की स्वतंत्रता जो होगी वो अनुच्छेद 26 के अनुसार होगी। आगे यहाँ पर है अनुच्छेद 27, किसी भी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर नहीं देने की स्वतंत्रता, मतलब कोई भी धर्म है उसकी वृद्धि करने के लिए हमें कर या मतलब टैक्स नहीं दे सकते हम, इस चीज़ की स्वतंत्रता भी जो है वो अनुच्छेद 27 में लिखी गई है। आगे यहाँ पर बात करते हैं अनुच्छेद 28 के बारे में, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट अनुच्छेद हैं। जैसे कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। मान लो कोई भी शिक्षण संस्थान है उसमें धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की संरक्षा, मतलब इसमें कुछ पॉइंट है आप देख सकते हैं। पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित संस्थान में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती, मतलब जो सरकारी स्कूल होते हैं जो पूर्णतः सरकार द्वारा वित्त पोषित होते हैं तो उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर प्राथमिक विद्यालय आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट आप लोगों को यहाँ पर अनुच्छेद 28 के अंतर्गत याद रखना है, जो संस्थान राज्य से अंशतः पोषित है, अंशतः पोषित का मतलब है राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। कोई भी संस्थान जैसे प्राइवेट स्कूल वगैरह होते हैं वह राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त कर लेते हैं, वहाँ पर धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। तीसरा पॉइंट अगर हम इसमें याद रखें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं तो ऐसे शिक्षण संस्थान जो पूर्णतः सरकार द्वारा पोषित हो, मतलब पूर्णतः सरकार के द्वारा पोषित हो लेकिन उसकी स्थापना धार्मिक शिक्षा के लिए की गई हो तो वहाँ धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। मान लो ऐसा कोई भी शिक्षण संस्थान है जो सिर्फ धार्मिक शिक्षा के लिए ही उसके जो है स्थापना की गई है तो वहाँ पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। जैसे कि मदरसे वगैरह होते हैं वो धार्मिक शिक्षा के लिए ही होता है और पूर्णतः सरकार के द्वारा संचालित भी होते हैं और यहाँ पर हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। या फिर कोई प्राइवेट स्कूल वगैरह है और वहाँ से सरकार ने उन्हें मान्यता दी है, वहाँ पर भी हम धार्मिक शिक्षा दे सकते हैं। लेकिन जो स्कूल वगैरह होते हैं वो पूर्णतः भारत सरकार के द्वारा या फिर राज्य सरकार के द्वारा संचालित होते हैं तो उसमें हम धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। तो ये सब चीज़ें थी इस अनुच्छेद में, आप लोगों को याद रख लेनी है। आगे आप लोगों का आता है अनुच्छेद 29 और 30। अनुच्छेद 29 की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 29 में भाषा, लिपि एवं संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 29 में है। यहाँ पर आप लोगों को याद रख लेना है, भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार। जो भारत की भाषा है, भारत के भाषा में जो लिपि है जो जिसे हम देवनागरी लिपि बोलते हैं, और जो भारत की संस्कृति है उसको बनाए रखने का अधिकार हमें अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 की बात करते हैं तो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन का अधिकार। जो अल्पसंख्यक होते हैं उनके लिए शिक्षण संस्थानों की स्थापना और वह जो प्रशासन करते हैं उसके लिए अधिकार जो है वो अनुच्छेद 30 में दे रखे हैं। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 की बात करते हैं, इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि बार बार हर परीक्षा में यहाँ से प्रश्न बनता है, इसलिए यह है सबसे अधिक इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 32 को हम क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार यहाँ पर हम कह सकते हैं इसको। तो यहाँ पर क्या होता है, यह मौलिक अधिकारों की सुरक्षा की गारंटी देता है। कौन देता है, अनुच्छेद 32। जिस व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा हो वह अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जाकर
और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर, यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखनी है। अनुच्छेद 32 के तहत कहाँ जाएगा? सुप्रीम कोर्ट में जाना है। और अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट जाकर इन मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। मान लो किसी के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है, तो वो व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट अगर जाता है तो अनुच्छेद 32 के तहत, और हाई कोर्ट अगर जाता है तो अनुच्छेद 226 के तहत अपने मौलिक अधिकारों को लागू करवा सकता है। इस अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट 5 प्रकार से रिट जारी करता है। कितने प्रकार की रिट जारी करता है? 5 प्रकार से। कौन कौन सी रिट जारी करता है उसके बारे में भी यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आगे चलते हैं। अगर 5 प्रकार की हम रिट की बात करते हैं तो यहाँ पर बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 प्रकार की रिट यहाँ पर है। अब ये सब ऐसे शब्द हैं आपकी समझ में भी नहीं आए होंगे, तो इस सभी शब्दों के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। क्या बंदी प्रत्यक्षीकरण होता है, परमादेश का क्या मतलब होता है, या फिर प्रतिषेध का क्या मतलब होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण के बारे में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है शरीर प्राप्त करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का अर्थ शरीर प्राप्त करना होता है। यह राज्य के साथ साथ प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध भी जारी की जा सकती है। आगे समझते हैं इसके बारे में। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण की, तो बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब आप सभी लोग जान गए होंगे, शरीर प्राप्त करना। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, आगे आपके सामने है, 24 घंटे से अधिक किसी भी व्यक्ति को यदि किसी भी प्रकार से हिरासत में लिया जाता है तो यह बंदी बनाया जाता है, तो उसे न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। मतलब किसी व्यक्ति ने कोई अपराध किया, या फिर अपराध तो तब साबित होने के बाद होता है, किसी भी स्थिति में 24 घंटे के अंदर अंदर अगर किसी को हिरासत में लिया जाता है या उसे बंदी बनाया जाता है तो उसे न्यायाधीश के समक्ष उपस्थित करना अनिवार्य है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है, राज्य और प्राइवेट व्यक्ति ने बंदी बना रखा है तो यह बंदी प्रत्यक्षीकरण का उल्लंघन होगा। मान लो कोई प्राइवेट व्यक्ति है, उसने किसी भी प्राइवेट व्यक्ति को ही पकड़कर बंदी बना लिया, तो ये क्या हो जाएगा? ये उसका उल्लंघन होगा। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को ध्यान रखना है। जो पुलिस वगैरह बंदी बनाती है, पकड़ कर ले जाती है, तो उन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत करना होता है। उसके बारे में ये बात चल रही है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करते हैं परमादेश की बात करते हैं तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, परमादेश का अर्थ क्या होता है? परमादेश होता है, सुप्रीम कोर्ट कहती है कि हम आदेश देते हैं कि, परमादेश का मतलब क्या है? हम आदेश देते हैं कि यदि कोई सार्वजनिक अधिकारी या फिर कोई कर्मचारी अपने सार्वजनिक कर्तव्यों को करने से इनकार कर देता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है। मतलब कोई सार्वजनिक अधिकारी का मतलब कोई सरकारी अधिकारी है, और जो भी उसके कर्तव्य हैं, जो भी उसके करने का काम है, वो अगर उसे करने से इनकार कर देता है तो यह रिट उसके विरुद्ध जारी की जाती है। राज्य के विरुद्ध जारी की जा सकती है, लेकिन प्राइवेट व्यक्ति के विरुद्ध जारी नहीं की जा सकती। प्राइवेट व्यक्ति मतलब वह सार्वजनिक अधिकारी नहीं है और कोई वैसे ही प्राइवेट अधिकारी है, तो उसके विरुद्ध ये जारी नहीं की जा सकती है। आगे यहाँ पर हम बात करने वाले हैं प्रतिषेध के बारे में। प्रतिषेध की हम बात करते हैं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं प्रतिषेध का अर्थ की बात करते हैं तो इसका अर्थ होता है रोकना। इसका अगर हम संबंध की बात करते हैं तो ये न्यायालय से संबंधित होती है। सबसे ज़्यादा अगर न्यायालय होगा तो सुप्रीम कोर्ट की जो सबसे जो भी बात होगी, जो भी न्याय होगा, वो अगर सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय लिया है तो वही मान्य होता है। उसके बाद हाई कोर्ट और उसके बाद अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। आपकी समझ में नहीं आया होगा, यहाँ पर हम पूरी बात पढ़ते हैं। देखिए, यदि हाई कोर्ट में कोई सुनवाई चल रही है, कहाँ पर चल रही है? हाई कोर्ट में यदि कोई सुनवाई चल रही है लेकिन सही प्रक्रिया का फॉलो नहीं किया जा रहा है, मतलब जो उसका प्रोसीजर होता है करने का, उसको सही से फॉलो नहीं किया जा रहा है, या फिर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि ये महत्व का मामला है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है? प्रतिषेध रिट जारी करती है। प्रतिषेध रिट जारी करके सुप्रीम कोर्ट मामला जो है अपने अंडर में लेती है और उसका फैसला सुनाती है। तो यह रिट जो है केवल न्यायपालिका से संबंधित होती है। आगे बात करते हैं हम उत्प्रेषण की बात करते हैं तो यह रिट भी न्यायपालिका से संबंधित होती है। उत्प्रेषण में होता क्या है? यदि हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुना दिया है, उसमें क्या था? वहाँ पर सुनवाई चल रही थी, यहाँ पर हाई कोर्ट ने क्या किया? फैसला सुना दिया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि यह फैसला तर्कसंगत नहीं है। मतलब जो फैसला हाई कोर्ट के द्वारा सुनाया गया है, अगर सुप्रीम कोर्ट को ये लगता है कि ये तर्कसंगत नहीं है,
तो सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को रद्द करके स्वयं अंतिम निर्णय देगी। जो फैसला हाई कोर्ट का था उसको रद्द करके सुप्रीम कोर्ट जो अपना फैसला देगी वही मान्य होगा। आगे 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 बात करते हैं हम। आगे हमारा सामने है अधिकार परीक्षा। अगर हम अधिकार परीक्षा की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसका अर्थ होता है आपका प्राधिकार क्या है। आपका प्राधिकार क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से सार्वजनिक पद को धारण किया है तो उसके विरुद्ध यह रिट लाई जाती है। अधिकार परीक्षा का मतलब यह है आपका प्राधिकार क्या है। यदि किसी व्यक्ति ने गलत तरीके से कोई सार्वजनिक पद, सरकारी नौकरी या सरकारी कर्मचारी है और वो गलत तरीके से भर्ती होकर के उस पद को धारण कर लेता है तो उसके विरुद्ध यह रिट लाई जा सकती है, जिसका नाम है अधिकार परीक्षा। तो ये सब चीज़ें हमने पढ़ ली हैं। मैंने आप लोगों को जो पहली क्लास है उसमें बताया था कि हम मौलिक अधिकारों को 2 पार्टों में पढ़ रहे हैं। एक पार्ट में हमने कुछ अनुच्छेद छोड़ दिए थे, जैसे अनुच्छेद 12, 13, 33, 34 और 35। तो इन अनुच्छेदों को देख लेते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा दी गई है। राज्य की परिभाषा यहाँ पर भाग 3 के लिए, भाग 2 में भी राज्य की परिभाषा दी गई है, लेकिन भाग 3 के लिए जो राज्य की परिभाषा दी गई है अनुच्छेद 12 में दी गई है। अनुच्छेद हम 13 की बात करते हैं तो संविधान से पूर्व जो विधि, नियम, कानून थे उनके बारे में बताया गया है, और संविधान के पश्चात जो संसद या फिर राज्य विधानमंडल के द्वारा जो कानून बनाए जाते हैं वो सब जो है इसके बारे में अनुच्छेद 13 के अंतर्गत बताया गया है। अनुच्छेद 33 के बारे में पढ़ें तो जैसे सुरक्षा बल होते हैं, पुलिस या सेना आदि के मौलिक अधिकारों को सीमित करने की संसद की शक्ति। जो सुरक्षा बल होते हैं, पुलिस होती है या फिर सेना होती है, उनके मौलिक अधिकार कुछ हद तक सीमित होते हैं, तो उनको सीमित करने की जो शक्ति है वह संसद के पास है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं अनुच्छेद 33 जो है वो संसद से संबंधित है। आगे यहाँ पर अनुच्छेद 34, किसी भी राज्य में सेना विधि लागू है तो वहाँ मौलिक अधिकारों को निलंबित या सीमित करने की संसद की शक्ति। सेना विधि मतलब मार्शल लॉ। किसी भी राज्य में मार्शल लॉ या लागू होता है तो वहाँ के जो मौलिक अधिकार है वह निलंबित कर दिए जाते हैं या फिर सीमित कर दिए जाते हैं। तो उसकी शक्ति भी किसके पास है? संसद के पास है। अगला यहाँ पर है 35, अनुच्छेद 35, मौलिक अधिकार का उल्लंघन की स्थिति में, अगर किसी ने मौलिक अधिकारों के उल्लंघन कर दिए तो उसको दंड देना है या फिर किस प्रकार से कानून बनाना है, उसकी जो अंतिम शक्ति होगी वह भी संसद की होगी। तो अनुच्छेद 33, 34 और 35 संसद से संबंधित है। अनुच्छेद 12 की अगर हम बात करते हैं तो राज्य की परिभाषा है। ये सब चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी है और मौलिक अधिकार आप लोगों के पूरे हो चुके हैं। मौलिक अधिकारों से संबंधित अगर आपका कोई भी प्रश्न है तो आप लोगों का इस क्लास से ज़रूर आएगा। ये 2 क्लास मैंने आप लोगों को बताई है, एक पार्ट फर्स्ट है, एक पार्ट 2 है। तो इन दोनों क्लासों को आप लोगों को देखना है, और आपके किसी भी शिफ्ट में एग्ज़ाम है अगर मौलिक अधिकार से प्रश्न पूछा जाता है तो इस क्लास से आने वाला है। तो दोस्तों मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक में। जय हिंद, धन्यवाद।